हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर का सेकंड टॉपिक। क्या है वो टॉपिक? आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप। आदर्श शब्द कभी कभी हमारे मन में कंफ्यूजन पैदा करता है, हम सभी के मन में कंफ्यूजन पैदा करता है। मैक्स वेबर ने क्लियर किया कि आइडियल को विभिन्न समाज विज्ञानों में अलग अलग तरीके से देखा जाता है, तो इसके जो सिमिलर वर्ड हैं या समानार्थी शब्द हैं उनसे ये अलग है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे आइडियल जब शब्द कहते हैं तो कई बार हम कहते हैं कि आइडियल से मतलब होता है आपका आइडियल कौन है, आपका आदर्श कौन है आपके जीवन में। तो हम यहाँ पर रोल मॉडल से लेते हैं, यानी हम किसके जैसा बनना चाहते हैं, वो कौन सी पर्सनैलिटी है, कौन सा जो है फेमस फिगर है जिसके तरह हम बनना चाहते हैं, किस सेलिब्रिटी की तरह हम दिखना चाहते हैं या किसको अपने जीवन में हम फॉलो करना चाहते हैं। तो रोल मॉडल के संदर्भ में भी कुछ लोग आदर्श शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्स वेबर मना करते हैं, वो ये इस बात से इनकार करते हैं कि यहाँ आइडियल का मतलब वो वाला आइडियल नहीं है। ठीक। दूसरा, कई बार आइडियल का अर्थ अगर हम स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट्स में कहें, सांख्यिकी में, तो इसको औसत से, एवरेज, इसका मीनिंग निकाल दिया जाता है कि एक आइडियल फिगर ये होगी। तो वहाँ आइडियल फिगर से मतलब जो है जनसंख्या के, मतलब एक आइडियल फिगर हमें अगर कहीं स्टडी करना है तो हम कहते हैं ये इसकी आइडियल फिगर होगी, यानी इस संख्या को हम, यानी औसत को, एवरेज को कहते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं नहीं, यहाँ पर इसका अर्थ एवरेज से भी नहीं है, क्योंकि एवरेज में आप समग्र को शामिल नहीं करते, समग्र में से कुछ चीजें ड्रॉ कर लेते हो, कुछ विशेषताएं शामिल करते हो, सबको नहीं। इसलिए यहाँ एवरेज भी अर्थ नहीं है, क्योंकि जब आप आइडियल टाइप बनाते हो तो आप समग्र को शामिल करते हो, सभी विशेषताओं, सभी गुणों को शामिल करते हो। तो अब ना तो ये एवरेज के अर्थ में प्रयुक्त होता है, औसत के अर्थ में, और ना ही ये रोल मॉडल या उस वाले आदर्श के रूप में प्रयुक्त होता है। तो अब ये मैक्स वेबर ने इसको किस कंटेक्स्ट में यूज किया, यही हमें यहाँ समझना है। चलिए, स्लाइड्स को तो आप पढ़ लेंगे, उसके पहले मैं आपको बोर्ड पर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे हमने कहा कि इनका टॉपिक है आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप। सॉरी, मैं हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में मैं बोलती चली जाऊंगी। दिस इज आइडियल टाइप। अब आइडियल टाइप मैंने आपको कह दिया कि ये ना तो एवरेज है के अर्थ में है और ना ये आइडियल जो है रोल मॉडल के संदर्भ में। मैक्स वेबर के लिए आदर्श प्रारूप एक पद्धति है, एक मेथडोलॉजी का हिस्सा है, एक मेथड है, इसको हम कहेंगे मेथडोलॉजी। तो पद्धति शास्त्र का हिस्सा है उनकी पहली चीज। सॉरी, ये इनकी मेथडोलॉजी यानी पद्धति शास्त्र का हिस्सा है। आपको ध्यान होगा कि इनकी जो पद्धति शास्त्र है वो वेस्टर्न अप्रोच से मिलकर बना है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी और बिल्कुल सब्जेक्टिव रियलिटी को मिलकर। तो मेथडोलॉजी जो है, आदर्श प्रारूप इनकी एक पद्धति का हिस्सा है, यानी पद्धति शास्त्र है इनका। ये कहते हैं कि आदर्श प्रारूप में कुछ चीजें आपको लिखकर बताऊंगी, उसके आधार पर हम फिर इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो आदर्श प्रारूप, पहली चीज, एक पद्धति है, एक मेथड है। तो हम इसे लिखेंगे, एक पद्धति है। किसकी? ये कैसी पद्धति है? तुलना और विश्लेषण करने की। तुलना और विश्लेषण की पद्धति है ये। इसको पद्धति भी कहा है, इसको उपकरण भी कहा है। एक यंत्र है, उपकरण है, वो मैकेनिज्म है, वो मेथड है जिसके माध्यम से आप कंपैरिजन करते हो और एनालिसिस करते हो। ठीक। तो तुलना और विश्लेषण की एक पद्धति है या उपकरण है, पहली चीज। ये एक पक्षीय, वन साइडेड, एक पक्षीय तार्किकता, वन साइडेड रैशनैलिटी पर आधारित होती है। ठीक है। तो वन साइडेड रैशनैलिटी पर बेस होती है ये। और क्या इसमें ऐड करेंगे, ये अगर ये एक मानसिक संरचक है,
मेंटल कंस्ट्रक्ट, ये सारी चीजें आपको अभी लिखी हुई मिल जाएगी। मेंटल कंस्ट्रक्ट है ये, और जो चीज मेंटल कंस्ट्रक्ट यानी दिमाग में बनाया आपने, अमूर्त है, काल्पनिक है। और जो चीज काल्पनिक होती है वो कैसी होती है, उसकी विशेषता अमूर्त है, दिखाई नहीं देती, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है। अब आप देखिए, आप क्या है आदर्श प्रारूप, वेबर के लिए ये उसकी एक पद्धति है, एक मेथड है। कौन सा मेथड है, जो उसने कंपैरिजन और एनालिसिस के लिए यूज किया है। किसी भी प्रघटना का अध्ययन करते समय, हम यहां पर ये डाल सकते हैं, किसी प्रघटना का अध्ययन करने के लिए उसने एक मेथड इस्तेमाल किया। उस मेथड का नाम है आदर्श प्रारूप। तो आदर्श प्रारूप किसी घटना का अध्ययन करने की एक पद्धति है। कैसी पद्धति है, जो तुलना करती है और विश्लेषण करती है, कंपैरिजन और एनालिसिस करती है। तो कंपैरिजन और एनालिसिस करने का एक उपकरण है, यानी टूल है या मेथड है। ये एक पक्षीय तार्किकता पर यानी वन साइडेड रैशनैलिटी पर बेस्ड होता है। एक पक्षीय तार्किकता का मतलब किसी एक इंडिविजुअल ने सब्जेक्टिव मीनिंग के आधार पर इसे बनाया है, यानी आप बना रहे हैं तो ये आपके ही द्वारा, आपकी एक पक्षीय तार्किकता यानी आपके तर्क के आधार पर है, एक इंडिविजुअल के काल्पनिक तर्कों के आधार पर उसने ये बनाया। तो मानसिक संरचक यानी आपने उसको दिमाग में बनाया है, एक व्यक्ति ने बनाया। कैसे, अभी और क्लियर करेंगे। अमूर्त है, और जो हम कल्पना में बनाते हैं वो अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता। तो ये 4-5 चीजें अगर आप मिला दें तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि ये सामाजिक, वेबर के अनुसार किसी प्रघटना, अनुसंधानकर्ता किसी प्रघटना का अध्ययन करने के लिए, तुलना और विश्लेषण करने के लिए एक उपकरण निर्मित करता है जो एक पक्षीय तार्किकता पर आधारित होता है। वन साइडेड, इट इज बेस्ड ऑन वन साइडेड रैशनैलिटी, इट इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। ये मानसिक संरचित होता है, हर व्यक्ति अपनी कल्पना में ये इसका निर्माण करता है और इसलिए ये अमूर्त होता है। तो बेसिकली मोटे तौर पर ये है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ आप आइडियल टाइप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी और इसको हम अभी क्लियर करते हैं। अगर हम देखा जाए, इसकी एक परिभाषा हम बनाने की कोशिश करें तो ये क्या कहते हैं कि अगर किसी कंसेप्ट को, अभी हमने लिखा किसी घटना का अध्ययन करने के लिए, अब मान लीजिए आपकी घटना है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र एक रियलिटी है, एक कंसेप्ट है जिसका आपको अध्ययन करना है। तो समाजशास्त्र का अध्ययन करना है, यानी अवधारणा जो है, जिस अवधारणा को आपको समझना है वो है आपकी समाजशास्त्र। ठीक है, अब इस अवधारणा का आपको अध्ययन करना है समाजशास्त्र का। तो आप क्या करेंगे, आइडियल टाइप कैसे बनाएंगे। आपको समाजशास्त्र में जितनी भी परिभाषाएं हैं आपको वो कलेक्ट करनी है। बच्चों, स्पेलिंग पे मत जाना, टाइपिंग के समय स्पेलिंग एरर हो जाता है क्योंकि अभी मेरा फोकस आपको समझाने पर है। तो आपने अवधारणा समझनी है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की अवधारणा को समझने के लिए आपने क्या किया, आप जब कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उस कंसेप्ट को समझाने के लिए बहुत सारी परिभाषाएं जो अब तक बहुत सारे लोगों ने दी हैं वो होती हैं। तो आपने उन सब परिभाषाओं को कलेक्ट किया और आपने लाइन से लिख दी। यहाँ पर जैसे मान लीजिए, अगर मोटे तौर पे किसी ने कहा कि समाजशास्त्र, अगर मैं टाइप करती जाऊंगी तो शायद जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको मोटे तौर पर बताती चली जाती हूँ। किसी ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक, किसी ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसी ने कहा समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसी ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है बच्चों, किसी के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, सामाजिक तथ्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसी के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया
का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसी के अनुसार समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समझ में आ रहा है? किसी के अनुसार सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान। अब आप ये देख लीजिए, ये कितने सारी और भी बहुत सारी परिभाषाएं जो अभी हमने यहाँ नहीं लिखी, हमारी एक लिमिट है अभी। तो समाज का अध्ययन करता है, किसी की परिभाषा है सामाजिक क्रिया का करता है, किसी ने कहा तथ्य का, किसी ने कहा अंतः क्रिया का, किसी ने कहा सामाजिक प्रक्रिया का। अब हमने क्या किया, वेबर की चीजों को ध्यान रखिएगा कि वेबर की जो मेथडोलॉजी है वो है आइडियल टाइप बनाना है। तो इन्होंने कहा कि ये हमारे को अवधारणा जो है हमें जिसका हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज, ये है आपकी अवधारणा समाजशास्त्र। अब समाजशास्त्र का मुझे अध्ययन करना है तो हमें ये कहते हैं कि आइडियल टाइप से अध्ययन करना है, पहले हमें आइडियल टाइप बनाना पड़ेगा। तो हमने जिस अवधारणा को, जिस कंसेप्ट को हमें समझना है, हमने उसकी बहुत सारी परिभाषाएं कलेक्ट कर ली और उन परिभाषाओं में अब आप देखिए जो भिन्न शब्द है, जो अलग अलग शब्द हैं, हर परिभाषा किसी एक को अपना केंद्रीय बिंदु मानकर उसको परिभाषित करने का प्रयास करती है। जैसे एक के हिसाब से समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, एक के हिसाब से सामाजिक क्रिया है, किसी ने कहा सामाजिक तथ्य का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, ठीक है, किसी के हिसाब से सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। समझ में आ रही है मेरी चीज? बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। किसी के हिसाब से संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन करता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। किसी के हिसाब से समूह का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। अब आप देखिए कितने सारे शब्द हो गए, जो डिफरेंट शब्द हैं, हमने क्या किया, उन सब शब्दों को हमने अलग कर लिया। एक कंसेप्ट, अवधारणा जिसका आपको अध्ययन करना है, आपने उनकी बहुत सारी परिभाषाएं जो आपके पास उपलब्ध हैं, गिवन है ऑलरेडी, किसी समाजशास्त्रियों ने दे रखी हैं, आपने उन सबको लिख लिया और उन सब में से जो डिफरेंट वर्ड है, जो उन सबको आपने, ये सब क्या है, इन सबको अगर आपने एक जगह कलेक्ट कर लिया तो ये विशेषताएं बन जाएगी उस कंसेप्ट की। क्लियर है? अब हमने यहां पर लिख दिया विशेषताएं। अब विशेषताएं हमने लिख दी और विशेषताएं क्या है, जो मैंने रेड मार्क कर रखा है इसको आप पॉइंट 1 2 3 4 करके लिख दीजिए, तो ये विशेषताएं हो गई। तो जैसे मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे पहली विशेषता हो गई समाज, दूसरी सामाजिक क्रिया, सामाजिक तथ्य, अंतःक्रिया। इसका मतलब समाजशास्त्र इन सब का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है, समाज, सामाजिक क्रिया, सामाजिक तथ्य, अंतःक्रिया, समूह। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो छूट ही गया, सामाजिक संबंध, अंतःक्रिया, समूह, संरचना, प्रक्रिया, ये सब जो अलग अलग शब्द अलग अलग बताए गए हैं, ये सब आप यहाँ पर लिख देंगे विशेषताओं में कि समाजशास्त्र इन सब चीजों का अध्ययन करता है। तो ये जो विशेषताएं निकल के आई, तो इसको आप क्या बोलते हैं, संकलन, विशेषताओं का संकलन। ये जो अलग अलग शब्द निकल के आए, इसको आपने बोला कि कलेक्शन ऑफ फीचर्स, यानी कंसेप्ट की अवधारणा से संबंधित विशेषताओं का समुच्चय। इसी को मैक्स वेबर आदर्श प्रारूप कहते हैं। ये जो कलेक्शन ऑफ ये आपका फीचर्स है, विशेषताएं हैं, आपने क्या किया, जिस कंसेप्ट का अध्ययन करना है उससे संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी। उन परिभाषाओं में जो अलग अलग डिफरेंट वर्ड है, उस वर्ड को आपने विशेषताओं के रूप में कलेक्ट कर लिया 1 2 3 4 5 करके, और ये जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, यही आइडियल टाइप है। समझ में आया? और इस आइडियल टाइप के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी घटना का अध्ययन करते हैं, उसमें क्या, उसकी दूसरी जो अवधारणाएं हैं, उस जैसी दूसरी अवधारणाएं हैं, उसमें क्या हम चेक करते हैं कि उससे उसकी समानता क्या है, भिन्नता क्या है, तुलना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी जो है वो पता लगाते हैं। और ये सब हमने, ये जो आपने बनाया, ये हर व्यक्ति, हम अगर हर व्यक्ति को किसी एक कंसेप्ट की परिभाषाएं और परिभाषाओं के आधार पर विशेषताओं का संकलन करने को कहें तो सब अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि एक पक्षीय तार्किकता, यानी हमने अपना मेंटल कंस्ट्रक्ट किया है, इसके आधार पर हर व्यक्ति अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसको अलग लिखेगा वो निकालेगा। तो इसका मतलब हर व्यक्ति का आदर्श प्रारूप जो है वो अलग अलग होगा। आप एक कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए जो आइडियल टाइप बनाएंगे वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी विचारधारा पर आधारित होगा, आपकी सोच पर आधारित होगा, इसलिए वो कभी भी एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो दिस इज आइडियल टाइप।
और अभी क्लियर होगा जब आप स्लाइड्स पे पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने पहले आपको समझाने की कोशिश की है कि आइडियल टाइप या आदर्श प्रारूप क्या होता है। इस तरह से हम आइडियल टाइप बनाते हैं और फिर इस आइडियल टाइप, ये जो आपने उपकरण या यंत्र बनाया, इसके आधार पर आप कंपैरिजन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्लियर है? मैक्स वेबर ने बहुत सारे बनाए हैं। चलिए अब हम वापस स्लाइड पे जाते हैं और मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू, मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी चलिए, जैसे कि मैंने पढ़ा था और आपको बताया था कि मैक्स वेबर के लिए आदर्श प्रारूप जो है पद्धति शास्त्र है, उसका मेथोडोलॉजी को निर्मित करता है। हमें जब किसी भी तथ्य का अध्ययन करना होता है तो वेबर कहते हैं कि तुलनात्मक यानी कंपैरिजन मेथड जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होता है, और कंपैरिजन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए इन्होंने आइडियल टाइप बनाया। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। वो कहते हैं कि एक पक्षीय तार्किकता यानी वन साइडेड रैशनैलिटी पे बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने तर्क के आधार पर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर किसी भी कंसेप्ट की विभिन्न डेफिनेशंस पढ़ता है और उसको समझकर जो एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट, फोकल पॉइंट निकालता है, वो उसका आइडियल टाइप है और जो उसने अपने दिमाग से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। क्लियर है? चलिए, परिभाषा आपके सामने है। एक बार मैंने आपको डिफाइन की है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि वेबर के अनुसार किसी भी सामाजिक प्रघटना या यथार्थ के अध्ययन हेतु अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर एक पक्षीय तर्क संगतता के आधार पर, वन साइडेड रैशनैलिटी, एक उपकरण निर्मित करता है जिसको उसने कहा यह आदर्श प्रारूप है। इसे अनुभविक सामाजिक यथार्थ, अनुभविक यानी आपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, अपने तर्क के आधार पर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर इसको कंस्ट्रक्ट किया है। क्यों किया है? ताकि आप विश्लेषण कर सके और दूसरे कंसेप्ट से, जो उस जैसे के दूसरे कंसेप्ट है उनसे आप उसका तुलना कर सके, एनालिसिस कर सके, और उस घटना के पीछे जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, कारण परिणाम संबंध है, उनको आप ज्ञात कर सके। तो आदर्श प्रारूप एक मेथड है, एक टूल है फॉर मैक्स वेबर। आदर्श प्रारूप को किसी भी अवधारणा की अनेक परिभाषाओं का तार्किक समुच्चय कहा जा सकता है। अभी हमने एक्सप्लेन किया। और वेबर ने अपने अध्ययन में अनेक प्रकार के आदर्श प्रारूप बनाए। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, वो सब उन्होंने आइडियल टाइप के आधार पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, सोशल एक्शन जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, प्रशासन तंत्र, ब्यूरोक्रेसी, सत्ता, अथॉरिटी, पावर, शक्ति, प्रोटेस्टेंट आचार संहिता जो प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में है, और पूंजीवाद की आत्मा, कैपिटलिज्म, एथिक्स ऑफ, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है अभी आगे सिलेबस में। चलिए, अब विशेषताएं, ऑलरेडी जो मैंने अभी आपको चार्ट समझाया उसमें विशेषताएं आ गई। फिर भी आप देख लीजिए, आदर्श प्रारूप एब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है। क्यों? क्योंकि ये मेंटली कंस्ट्रक्ट होता है। अभी आपको क्लियर किया, अर्थात स्वयं में ये यथार्थ नहीं होता, बल्कि एक पक्षीय तार्किकता के आधार पर यथार्थ की प्रस्तुति है। इस प्रघटना के अनेक आदर्श प्रारूप निर्मित किए जा सकते हैं। एक घटना, अनेक आदर्श प्रारूप कैसे होंगे? मैंने बनाया अलग, दूसरे ने अलग, तीसरे ने अलग। जितने लोग उस घटना को समझने के लिए अपना आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट करेंगे, विशेषताएं बनाएंगे, वो सब अलग अलग होगी, क्योंकि वो हम सबका अलग अलग मेंटल कंस्ट्रक्ट है। आदर्श प्रारूप एक पद्धति शास्त्रीय उपकरण है, आपको मैंने बताया। इसका आदर्श की अवधारणा से कोई संबंध नहीं होता। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अर्थात अनुसंधानकर्ता किसी भी घटना का बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव कंसेप्ट जो आपको दिखाई देते हैं उन्हीं का बना सकते हैं। इसका आइडियल शब्द से कोई अर्थ नहीं है ना, इसलिए आइडियल वाली चीजें ही जो आदर्श हैं, समाज में स्वीकृत है, स्वीकार है, केवल उसी का आइडियल टाइप बनाए। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ना तो इसको आइडियल से यानी आदर्श, रोल मॉडल वाले शब्द से कोई लेना देना है और ना ही औसत से। इसलिए आप किसी भी चीज का जो भी आपके आसपास है उन सबका आप आइडियल टाइप बना सकते हैं। आदर्श प्रारूप एक मानसिक संरचक है, मेंटल कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि हम सब काल्पनिक आधार पर अपने जो दिमाग में और अपने जो हमारे अनुभव हैं जीवन के, उनके आधार पर हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। विश्लेषण और तुलना के काम आता है, एनालिसिस और कंपैरिजन के लिए बनाया जाता है ताकि हम समानता और विभेद को जान सके। औसत प्रारूप नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें है वो ये है कि इसके टाइप्स ऑफ आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप के प्रकार 3 है। पहला, ऐसा आइडियल टाइप आप बनाते हैं जिसमें एब्स्ट्रैक्ट का लेवल लो होता है, लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्टिज्म, एब्स्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? इसको हम ऐतिहासिक विशिष्ट आदर्श प्रारूप भी कहते हैं, हिस्टोरिकल स्पेसिफिक, हिस्ट्री स्पेसिफिक, हिस्टोरिकल स्पेसिफिक आइडियल टाइप। यानी जो अतीत की घटना है, यानी जो इतिहास विशिष्ट घटनाएं जो अतीत में घट चुकी है, इतिहास बन चुकी हैं,
उन घटनाओं के संदर्भ में जब आप आदर्श प्रारूप बनाते हैं, आइडियल टाइप बनाते हैं, तब आप उसको ऐतिहासिक, क्योंकि जैसे हमने लिखा है जो समय और स्थान विशिष्ट प्रघटनाएं हो, यानी बीत चुकी हैं, एक समय में थी, एक समाज में थी और उनका रिपीटिशन भी अब संभव नहीं है, तो जो आप आदर्श प्रारूप बनाते हैं उसको ऐतिहासिक विशिष्ट आदर्श प्रारूप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे भारत की वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम, तो वर्ण सिस्टम भारत में अतीत के भारत में थी, आज आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, तो आपको अध्ययन करने के लिए उसका जो आइडियल टाइप बनाना है वो प्रीवियस जो भी आपके पास मटेरियल उपलब्ध है उनको पढ़कर उनके आधार पर आप बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब वो समाप्त हो चुकी है, तो ऐसी घटनाएं जो अतीत का हिस्सा थी, इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं, उन घटनाओं का, उन पद्धतियों का, उन अवधारणाओं का अध्ययन करने के लिए आप हिस्टोरिकल स्पेसिफिक आदर्श प्रारूप निर्मित करते हैं। सेकेंड है, उनमें चूंकि नेचुरली अमूर्तता का निम्न स्तर होता है, सेकेंड है अमूर्तता का उच्च स्तर, इसको हम सामान्य आदर्श प्रारूप करते हैं, यानी हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्टिज्म। इसमें क्या होता है कि ये समय और सीमा स्थान से परे होते हैं, यानी ये सभी समाजों में पाए जाते हैं, स्पेसिफिक नहीं है, वो सोसाइटी स्पेसिफिक था। जैसे हमने कहा कि वर्ण व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो वर्ण व्यवस्था भारत में ही थी, इसलिए वो हिस्टोरिकल भी है और ऐतिहासिक विशिष्ट, समय विशिष्ट है, स्थान विशिष्ट है। ये जो है समय और स्थान से परे है, ये सार्वभौमिक है, ये बहुत सारे समय और बहुत सारे समाजों में एक साथ इसकी उपस्थिति आप देख सकते हैं। जैसे पूंजीवाद, कैपिटलिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है, सोशल एक्शन है, रिलीजन है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। देयर आर सो मेनी कंसेप्ट विच आर फाउंड इन वेरियस सोसाइटी, है ना। तो इन सब की जब हमें स्टडी करनी होती है तो हम जो आदर्श प्रारूप निर्मित करते हैं उन्हें सामान्य जर्नल आइडियल टाइप बोलते हैं। तीसरा है अमूर्तता का उच्चतम स्तर, हाइएस्ट लेवल ऑफ जो एब्स्ट्रैक्शन होता है उसकी हम यहाँ बात करते हैं। तो वो जो होता है वो कब बनता है, ये सामान्यतः ये माना जाता है कि ये जो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंसेज और जो लाइफ साइंसेज होती हैं उसमें हम इस तरह के आदर्श प्रारूप को निर्मित करते हैं, ठीक है। जबकि मैक्स वेबर ये कहते हैं कि सोशल साइंसेज में भी या सोशियोलॉजी में भी हमें इस तरह के आदर्श प्रारूप निर्मित करने चाहिए। अब कर पाते हैं कि नहीं ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इस तरह के आदर्श प्रारूप निर्मित करने चाहिए। कि कैसे आदर्श प्रारूप, जिसमें एक कॉज एक इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक कारण, किसी भी घटना के पीछे एक कारण है और एक परिणाम है, ठीक है। जैसे हमें कोई चीज समाज में कोई चीज घटित हुई तो उस घटना का एक कारण है और एक ही परिणाम होगा। ऐसे जो स्टडीज होती हैं सिंगल कॉज सिंगल इफेक्ट वाली, ये कहाँ होती हैं, सोशल साइंसेज में नहीं हो पाती, मुश्किल होती है थोड़ा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि समाज में जो भी घटनाएं होती है वो इंटर रिलेटेड होती है, हर घटना के पीछे बहुत सारे कारण, बहुत सारे कॉज होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान और जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंसेज और नेचुरल साइंसेज में ऐसा संभव होता है। थैंक यू बच्चों, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों?